अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं NPDA का अपन। क्वेश्चन है a टू द पावर i, b टू द पावर j, c टू द पावर k एंड d टू द पावर l। ओके, तो कंडीशन क्या है, i इक्वल टू k और j इक्वल टू l। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगी है, और कंडीशन है यहाँ पे। और कंडीशन मतलब या तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर ये दोनों इक्वल होंगे। जब a इक्वल टू c होगा तब b और d की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब b और d को क्या करना है, अपने को नेगलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू सी वाली कंडीशन, इसने क्या बोल रखा, i इक्वल टू के, तो i इक्वल टू के मीन्स व्हाट, मतलब ये b और d का कोई रिलेवेंस ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में। और जब लिखा है यहाँ पे j इक्वल टू एल, j इक्वल टू एल मीन्स व्हाट, b इक्वल टू डी। j ये है, l ये है, तो b इक्वल टू डी, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों की कोई, मतलब a और c की नेगलेक्ट करना है अपने को। तो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है a और c बराबर है और दूसरा क्वेश्चन है b और d बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले a और c का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर d और b और d का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो अपना NPDA का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मर्ज कैसे करें, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले i इक्वल टू के वाली कंडीशन लेता हूँ, है ना। i इक्वल टू के के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a टू द पावर i, b टू द पावर j, c टू द पावर k और d टू द पावर l। मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ट्रिपल a, डबल बी, ट्रिपल सी और यहाँ पे डी। अब इसने ये कंडीशन में बोला है कि यहाँ पे दो भी है, ये जे और एल में कोई रिलेवेंसी नहीं है क्योंकि और है यहाँ पे, है ना। तो और है तो मैंने दो ये वाली कंडीशन ले ली। अब एक कंडीशन और क्या होगी, तो ये कंडीशन होगी, अब जे और एल वाली कंडीशन क्या होगी, डबल ए ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रिपल बी, यहाँ पे सिंगल सी और यहाँ पे ट्रिपल डी। तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ट्रिपल बी ट्रिपल डी रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं ट्रिपल, मतलब आई और के वाला, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो Q0 A Z0, मतलब ये वाली स्ट्रिंग को मैच करके ले रहे हैं अपन। तो सबसे पहले A पुश कर दो, ठीक है, देन Q0 A के बाद में A आए, मतलब ये वाले सारे A पुश होंगे, ठीक है। तो Q0 डबल ए पुश कर दिया, देन फिर Q0 पे फिर B आएगा। अब B का मतलब है कि B और D का मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में B और D का कोई मतलब नहीं है। तो B आए तो कुछ भी नहीं करना, मुझे स्टेट चेंज करनी है और स्टैक का जो टॉप था उसको एज इट इज़ रहने दिया। क्यों? क्योंकि B का कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे A इक्वल टू C बोल रहा है, तो B का कोई रिलेशन नहीं और D का कोई रिलेशन नहीं है। तो B और D आएंगे तब उनको क्या करना है, सिर्फ पास करना है मुझे, है ना। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, आई जे के एल जो है वो 1 से ज़्यादा है। एल क्या है, हमेशा 1 से ज़्यादा, मतलब एक भी चारों कम से कम एक एक तो आएंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर आ गए अपन, स्टैक पे आ गए। जैसे अपन मैं इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा साइड में, Z0 ट्रिपल ए आया तो ट्रिपल ए पुश हो गए, फिर B आया तो B, पहले B पे कुछ नहीं किया, ये देखो B आया, पहले B पे कुछ नहीं किया। अब कौन सी स्टेट पे आ गए, Q1 पे आ गए। स्टेट क्यों चेंज करी, क्योंकि B के बाद में A पॉसिबल नहीं है। अगर मैं स्टेट चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे Q0 ही रहने दूंगा, तो फिर के A इंसर्ट हो सकता है अगेन। तो A को इंसर्ट नहीं करना है, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, सिंबल चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर B आया, स्टैक के टॉप पे क्या है, सेकंड B आया, स्टैक के टॉप पे क्या है, A। अभी भी स्टैक का टॉप A ही रहने दो क्योंकि B से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब Q1 स्टेट पे दो भी आ चुके हैं, ये वाले भी अब C इक्वल थे, तो C इनपुट, अब स्टैक के टॉप पे क्या है, अभी भी A ही है। तो कौन सी स्टेट पे चले आऊँगा, Q2 पे, और इसको क्या कर दो, टॉप क्या कर दो, नल। C आया तो नल कर दो। दो भी आ चुके थे, दो भी पे कुछ नहीं किया, अपने स्टैक का टॉप जो था वो एज इट इज़ रहने दिया, नो चेंज वाली कंडीशन। C पे मैंने पॉप कर दिया, देन फिर Q2 और C है, और स्टैक के टॉप पे क्या है, Q2 नल अगेन, Q2 नल अगेन, है ना। तो ये क्योंकि इस स्टेट पे पहला आया था C, दूसरा ये पॉप हुआ, देन ये पॉप हुआ, ठीक है। देन क्या बचेगा, यहाँ पे A और C इक्वल थे, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जितने जब सारे A पॉप हो जाएंगे तो क्या बचेगा, Z0 बचेगा। तो यहाँ पे कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, Q2 स्टेट पे था लास्ट में, और इनपुट में क्या बचेगा, नल, सॉरी इनपुट में क्या बचेगा, D, और स्टैक के टॉप पे क्या बचेगा, Z0। देखो यहाँ पे पहले C से सारे पॉप हो गए, C से सारे पॉप हो गए, अब क्या आया, D आया, सिंगल D आया, या एक से ज़्यादा जितने भी D आते हैं, तो जितने भी D आए, अब मुझे मतलब नहीं एक D आए चाहे 25 D आए, स्टैक का टॉप क्या है, Z0, तो मैं क्या कर दूंगा, QF Z0 पहुंचा दूंगा। पहले D पे ही क्या कर दूंगा, QF Z0, क्योंकि D का कोई रिलेशन था ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ट्रिपल ए इक्वल टू ट्रिपल सी से अपन ने ट्रिपल ए पॉप कर दिए, डी का कोई रिलेशन नहीं था, जैसे ही पहला डी आया, अब यहाँ पे 4 डी होते मान लो, तब भी कोई मतलब नहीं, पहले डी पे मैं क्या कर दूंगा, इसको फाइनल पहुँचा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है, डी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो 4 डी आए चाहे 1000 डी आए, कोई रिलेवेंसी है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या थी,
ए और सी के बीच में रिलेशन था, तो ए और सी को मैंने पुश और पॉप कर दिया, यहाँ पे इनसे कोई मतलब ही नहीं था। अब क्वेश्चन 2 हैं इसके अंदर, पहला क्वेश्चन तो ये आप सेकंड क्वेश्चन था बी और डी से रिलेशन है, तो बी और डी से रिलेशन है तो इसमें ए से कोई मतलब नहीं है मुझे क्वेश्चन में, क्या है, ए से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्वेश्चन तो यही है, इसके अंदर मर्ज करना है क्वेश्चन को, तो मुझे स्टार्टिंग किससे करनी है, अगेन Q0 से। इनपुट में क्या आएगा, ए आएगा, और स्टैक का टॉप क्या रहेगा, Z0 रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी अपन ने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया, कौन सी स्टेट तक आ गए थे अपन, Q2 तक आ गए थे, तो मैं इसको Q3 स्टेट पे पहुँचा देता हूँ। और स्टैक का टॉप जो है, अब ए से कोई मतलब है क्या, ए और सी से कोई मतलब है क्या, यहाँ पे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, बी और डी से मतलब है, इक्वल नंबर ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ डी है, तो ए से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टैक का टॉप क्या रहने देता हूँ, Z0 ही रहने देता हूँ। पहले क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया, फिर क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कंडीशन तो यही रहेगी। तो देखो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन हो गए, फर्स्ट ट्रांजिशन किसका है, इस वाले क्वेश्चन का है, सेकंड ट्रांजिशन किसका है, इस वाले क्वेश्चन का है। इसमें ए की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, ए पे मुझे नो चेंज करना है, मुझे बी को पुश करना है और डी के थ्रू पॉप करना है, तो ए को मुझे ए से मुझे कुछ करना है क्या, ए से कुछ नहीं करना, तो मैंने Q3 स्टेट पे चले गया। क्यों Q3 पे गया, क्योंकि Q2 तक तो यही क्वेश्चन सॉल्व है, तो Q3 स्टेट पे गया और स्टेट का टॉप Z0 का Z0 ही रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हुआ है, अब Q3 पे आ गए अपन, है ना। अब Q3 पे आ गए, अब फिर ए आएंगे, हो सकता है ए तो कितने भी आ सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 ए हैं, पहले ए पे तो अपन ने नो चेंज कर दिया, लेकिन सेकंड फिर आ गया, तो इस ए पे भी मुझे क्या करना है इसको, और स्टैक का टॉप पे क्या है अभी Z0, तो Q3 को Z0 पे Z0 रहने दो और Q3 को Q3 रहने दिया यहाँ पे। अब Q3 पे फिर मुझे क्या मिला, Q3 पे फिर मिलेगा मुझे B और स्टैक का टॉप क्या मिलेगा Z0, तो मैं इसको पुश कर दूँ, तो Q3 B Z0, फिर Q3 पे फिर मुझे मिलेगा बी और स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा बी, तो Q3 डबल बी फिर पुश कर दिया मैंने। अब Q3 के बाद में, अब देखो ए मिल भी जाएगा तो ए से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मान लो बी के बाद फिर ए आ जाता है, लेकिन स्टैक का टॉप क्या है Z0, अब स्टैक के टॉप पे क्या आ गया है, यहाँ पे बी आ गया है, तो मुझे ऐसा कोई ट्रांजिशन मिलेगा ही नहीं। फिर Q3 के बाद में मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। अब सी पे मुझे कुछ करना है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बी और डी के बीच में रिलेशन है, सी में कुछ है क्या काम, सी का कुछ काम नहीं है, सी पे मुझे क्या करनी है, सिर्फ स्टेट चेंज करनी है। Q3 पे सी मिले, स्टैक का टॉप बी मिले, तो Q4 स्टेट पे चले जाओ और बी को बी रहने दो, क्यों, क्योंकि सी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो सी पे मैंने इसको पास कर दिया। अब Q4 पे फिर सी मिल सकता है, क्योंकि पहला सी, अब जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कितने सी लिखे थे, यहाँ पे मान लो मैं 3 सी कर लेता हूँ, तो पहले सी पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, 2 सी और आ गए यहाँ पे, तो कौन सी स्टेट, Q4 स्टेट पे 2 सी हैं, तो इस वो स्टेट का टॉप बी है, तो Q4 पे सी ही रहने दो। ये सिर्फ सी पे स्टेट चेंज करनी है, क्यों चेंज करनी है, क्योंकि मुझे क्या करना है, सी को पास करना है, लेकिन स्टेट चेंज क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि सी के बाद में फिर बी पॉसिबल नहीं है। अगर बी में अगर यूज़ कर लूँगा, अगर मान लो स्टेट यहाँ पे Q3 ही रहने देता, तो क्या होता है, यहाँ पे अपने पास में बी फिर से पुश हो सकता था, जैसे सी के बाद में फिर मैं बी इनपुट ले लेता हूँ, तो फिर बी क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, जबकि ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब कौन सी स्टेट में, Q4 पे हैं, अब क्या आएगा डी और स्टैक के टॉप पे क्या होगा बी। अब कहाँ पे चले जाऊँ, Q5 पे, क्योंकि नया इनपुट आया है मेरे पास में, Q5 पे हो गया नल, देन Q5 पे फिर डी आया, स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा मुझे अगेन बी, देन Q5 पे नल, और देन Q5 लास्ट में क्या मिलेगा नल, और यहाँ पे क्या मिलेगा Z0, तो QF Z0, ये मेरा क्या निकलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार वापस समझाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया अपन ने, इसमें बी और डी का कोई रिलेशन नहीं था, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन फिर उसके बाद किया, इस ए का कोई, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आए, पहली कंडीशन ये वाली थी, सेकंड कंडीशन ये वाली, सेकंड कंडीशन पे आई, इसमें ए का कुछ काम था क्या, कुछ नहीं था, तो क्यों इसमें नई स्टेट पे ले गया और नो चेंज वाली कंडीशन लगा दी। जितने भी ए आए पास करते जाओ, तो जितने भी ए आते जा रहे हैं मैं उनको क्या करते जा रहा हूँ, यहाँ पे पास करते जा रहा हूँ। फिर बी आया तो बी पुश करते गया, फिर सी आया तो सी पे, फिर सी का कोई यूज़ नहीं है तो फिर नो चेंज वाली कंडीशन पे लेके गया। देन फिर डी आया तो डी के थ्रू सारे बी पॉप करवा दिए, लास्ट में क्या मिलेगा, नल मिलेगा Z0 और QF Z0 मिलेगा। ठीक है।